गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं भाई आप सभी? बहुत अच्छे हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे हैं ना। चलिए, तो जैसा कि आपको पता ही है, मेरा नाम रवि रावत और हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले तो सरस्वती माँ को नमन करते हैं, क्योंकि आज हम अपनी 11वीं क्लास, जो कि हमारे फ्यूचर की फर्स्ट सीडी है, ठीक है, तो आज से हम अपने सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, तो कल तो हमने थोड़ी बेसिक नॉलेज अपने बायोलॉजी के बारे में ली थी, वहाँ पर सारी बात आपको मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, क्योंकि अब हम जुड़ चुके हैं तो अपना जो रिलेशन है वो एकदम बिल्कुल अच्छा होना चाहिए ना। मतलब टीचर स्टूडेंट्स वाला रिलेशन जो मैं आपको कल बता चुका था। है, आप विदाउट हेजिटेशन के मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछिए और मैं आपको हमेशा ही डाउट सॉल्विंग, यानी कि जो आपका समस्या है उनका हमेशा ही समाधान करूंगा। ठीक है, यदि कई बार ज़्यादा ही बिजी हुआ भाई, वो बात अलग है ना, लेकिन मैं हमेशा ही कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बताऊं कि जैसा कि कल मैंने आपको बताया अपने बायोलॉजी के स्कोप के बारे में, तो सबसे ज़्यादा जो स्कोप प्रेजेंट टाइम में, जैसे ये कोरोना महामारी जो चल रही है इस समय, क्या है, मेडिकल फील्ड में बम्फर बम्फर ऑफर मानिए आप, है ना। मेडिकल फील्ड में मतलब हर अब आगे क्या होने वाला है कि मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा वैकेंसियां आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अब जो ये कोरोना महामारी चल रही है, तो सरकार को पता चला है कि आखिर हम कितने पीछे हैं ना, क्योंकि जो हमारी मेडिकल टीम है वो कितनी कम है। अब भाई मेडिकल टीम बहुत कम है, तभी तो अभी जो इमरजेंसी में सभी को भर्ती किया गया था, है ना। मतलब जिनके पास डिग्री है नर्सिंग की उनको सभी को लगा लिया गया था कि भाई आइए काम कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है, और नर्सिंग डिपार्टमेंट में तो भाई बहुत ही ज़्यादा है ना। और ख़ासकर लड़कियों के लिए मैं आपको बता दूं, गर्ल्स के लिए 80 और 20 का रेशो है नर्सिंग फील्ड में। 80-20 का रेशो का मतलब जानते हैं? सुनिए, यदि 100 वैकेंसी निकलती हैं, 100 वैकेंसी, तो उनमें से 80 तो लड़कियों को लेना ही है उन्हें, और 20% लेना है लड़कों को। अब लड़के आप मायूस मत हो कि सर हमारा क्या होगा। भाई वैकेंसियां इतनी निकलती है ना, वैकेंसी इतनी निकलती है बहुत ज़्यादा, है ना। आप क्यों निकलती है मैं आपको बता दूं कि आफ्टर नर्सिंग, नर्सिंग के बाद मतलब जो भी अपने एम्स हॉस्पिटल हैं, एम्स हॉस्पिटल जैसे दिल्ली एम्स है और ये बहुत सारे एम्स हैं, तो ये क्या होते हैं, ये अपनी वैकेंसी स्वयं निकालते हैं, है ना। इन पर सरकार का कोई प्रेशर नहीं होता है। देखो, एक तो वो वैकेंसी होती है जो सरकार के थ्रू निकाली जाती हैं, अब वो हो सकता है 4 साल में निकले, 5 साल में निकले, लेकिन ये जो एम्स हॉस्पिटल हैं, और एक होता है CHO कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, जो अपने गांव-गांव के जो हॉस्पिटल्स होते हैं ना, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स, इनमें बहुत सारी जगह निकलती रहती हैं। तो ये वैकेंसी विदाउट गवर्नमेंट के निकलती है, मतलब वो खुद अपनी वैकेंसी ऑर्गेनाइज करते हैं या निकालते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है बहुत ही स्वर्णिम भविष्य है भाई, है ना। तो बहुत अच्छी बात है आप हमसे जुड़े, तो आप सभी का मोस्ट वेलकम। और हम अपनी इस क्लास बायोलॉजी को आपके सहयोग से, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग, अच्छा इंटरेस्टिंग ये कब बनेगी, जब मैं आपको इंटरेस्ट तरीके से पढ़ाऊं और आप भी उसको इंटरेस्ट तरीके से पढ़ें। ठीक है भाई, चलिए, तो सबसे पहले मैं अब आपको थोड़ी सी नॉलेज अपने सिलेबस के बारे में दे देता हूं, उसके बाद फिर हम अपने चैप्टर के बारे में बात करेंगे। ठीक है भाई, चैप्टर या अपने सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो पहले तो हम थोड़ी सी नॉलेज अपने सिलेबस के बारे में ले लेते हैं, है ना भाई। सुनिए, जब भी हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के 2 पार्ट होते हैं, एक होती है बॉटनी और एक होती है जूलॉजी, होती है भाई, है ना। बॉटनी क्या है? बॉटनी वो पार्ट है बायोलॉजी का जिसमें हम केवल प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी क्या है? जूलॉजी वो है बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जूलॉजी जिसमें हम केवल एनिमल्स का ही अध्ययन करते हैं। एनिमल्स मीन्स जंतु, जिसमें हम सभी आ जाते हैं ना। हम भी तो एक प्रकार के जंतु ही हैं भाई। आपने पढ़ा होगा जैसे हमारे पूर्वज थे वो बंदर जैसे थे, है ना। सुनिए मेरी बात, बंदर जैसे थे
आपने जो और पास अपने बंदर देखे ना, छोटे छोटे वाले बंदर, छोटे छोटे जो बहुत शैतान होते हैं ना, वो बंदर हमारे पूर्वज नहीं है। हमारे पूर्वज जो कौन से बंदर हैं, जैसे आपने गौरिल्ला है, चिंपैंजी है, ये देखें गौरिल्ला चिंपैंजी वगैरह, ये हमारे पूर्वज हैं। ये जो बंदर है ना, ये नहीं थे। समझ पा रहे हैं? ये तो बहुत शैतान होते हैं भाई, ये तो बहुत शैतान है। आप देखना, हम गौरिल्ला चिंपैंजी जो हैं वो हमारे पूर्वज थे। ठीक है भाई, चलिए तो शुरुआत मैं आपको सबसे पहले सिलेबस के बारे में बता दूं, 11th और 12th। ठीक है भाई, देखिए भाई, ये जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस है, पहले था आरबीएसई सिलेबस। देखो, आरबीएसई सिलेबस का मतलब होता है जो केवल राजस्थान राज्य का ही था। ठीक है, और अब है एनसीईआरटी सिलेबस जो पूरे केंद्र का है, पूरे भारत देश का, यूं मानो। ठीक है, जो भी आपने सीबीएसई बोर्ड का नाम तो सुना ही होगा, तो सीबीएसई बोर्ड में भी जो कोर्स चलता है ना, वो आपका एनसीईआरटी है ना, वही सेम सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, बिल्कुल हमारे जैसे ही पढ़ते हैं ना, केवल वो इंग्लिश में होता है बस। तो 11th और 12th की मैं बात करूं, थोड़ा सा टाइम और लूंगा मैं, फिर अपने काम की बात करेंगे। देखिए 11th क्लास जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं भाई, इस बात को आज मैं फर्स्ट टाइम बता रहा हूं, आप इसको गांठ बांध लेना। कैसे? कुछ बच्चे समझते हैं कि सर अरे यार ये तो 11th क्लास है, मज़े करेंगे, क्या है 12th में पढ़ेंगे, बोर्ड वाली क्लास है, 12th में पढ़ेंगे, ऐसे सोचते हैं भाई। हम भी सोचते थे, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं सोचता था ना, पहले हम भी सोचते थे, लेकिन जब हमको टीचर ने गाइड किया है ना, जब हमको टीचर ने गाइड किया कि भाई 11th क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ऐसे ना, तब हमने उसकी महत्वता के बारे में जाना, है ना। तो ऐसी बात नहीं है हमने नहीं किया भाई, मैंने भी 2 साल पीएमटी वगैरह की थी उस समय, तो थोड़े आर्थिक तंगी की वजह से, मतलब पैसे की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि मैंने अच्छी कोचिंग उस समय ज्वाइन नहीं की कर पाई थी ना, उस समय भी काफ़ी फीस थी, है ना। चलिए, तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका तो भाई मैं श्योर करा दूंगा, गारंटेड। ठीक है, बिल्कुल, मेरा उद्देश्य यही है ना, मेरा खुद का टारगेट ये रहता है कि भाई आप नीट में सेलेक्ट हों, आप अच्छे अच्छे वैकेंसियों पर जाएं, है ना। मुझे बहुत खुशी होती है, हर टीचर को खुशी होती है जब उनका स्टूडेंट एक नया अचीवमेंट प्राप्त करता है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए भाई, तो 11th जो क्लास है, तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 11th क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ 12th क्लास से डबल, 2 गुनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी 11th क्लास है भाई, बिल्कुल श्योर, ट्रस्ट कीजिए। मैं आपको फिर एक बात बता दूं, मेरे पे यदि आप ट्रस्ट करेंगे, मेरे पे यदि आप ट्रस्ट करेंगे, तो आप 100% सक्सेस होंगे, गारंटेड। ठीक है, क्योंकि मैं आपको उसी प्रकार से गाइड करूंगा, कैसे आपको क्या करना है, ये सारी बातें। ठीक है, केवल आपको ट्रस्ट करना होगा बस। तो ये जो 11th क्लास है वो आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। ठीक है, और इस क्लास को हम ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल फुल डीपली, कहीं भी कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल। और हर चीज़ को हम, उसके कंसेप्ट को, उसके तरीक़ों को हम अंदर से जानने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बाहर से नहीं। ऐसे नहीं कि कोई शब्द लिखा दिया और आप उसको रटिए, याद कीजिए भाई, बिल्कुल। आपने साइंस ली है तो साइंस को समझना पड़ता है, साइंस को रटना नहीं पड़ता। आप इसके कंसेप्ट समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई पूरी बायोलॉजी, है ना। मैं आपको बताऊंगा इस पूरी बायोलॉजी में कि आखिर जो हमारी बॉडी है ये क्या चीज़ है, कैसे ये काम करती है। आप देखना कितना आपको इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। ठीक है, और ऐसे ही हम प्लांट्स का जब अध्ययन करेंगे, बॉटनी का, तो उसमें भी देखेंगे कि भाई जो ये पेड़ पौधे हैं, इतना मज़ा आएगा ना आपको कि भाई अरे यार ये पौधों में ये फूल कैसे हैं, है ना, और ये पत्तियां क्या चीज़ हैं, इसके अंदर क्या होता है, क्या उसकी स्ट्रक्चर, मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, है ना। इंटरेस्टिंग तब बनती है जब इंटरेस्टिंग बनाने वाला हो। ठीक है, चलिए तो जुड़े रहिए भाई। तो मैं बात करता हूँ 11th क्लास की। तो 11th क्लास, अब ये तो आपको पता चल गया बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई इंपॉर्टेंट है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखो, आपका मन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मन अच्छे का मतलब है आप
अपना टारगेट बना लीजिए कि यार मुझे तो मतलब ये बायोलॉजी इतनी अच्छी तरीके से पढ़नी ना, ये तो मेरी फेवरेट सब्जेक्ट है, ये तो मेरी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, ठीक है, और मुझे तो नीट क्रैक करना है, मुझे MBBS बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। अपने अंदर एक जुनून होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट जो मतलब बहुत ही मीडियम थे, जिनकी 10th में शायद एक बच्चे की 66% थी, और जब वो हमसे 11th में जुड़ा तो मेरा ये फर्स्ट लेक्चर था, उस समय उसको ऐसे ही मैं बता रहा था, तब से उसने ठान लिया और फाउंडेशन के साथ ही उसने सिलेक्शन किया है। मैं आपको बता दूं, मैं कुम्हेर भरतपुर का रहने वाला हूं, तो पहले मैं वहीं पर स्टडी कराता था, तो वहाँ का वो बच्चा है, ठीक है। आज भी जब वो मिलता है तो कहता है कि सर आपके जो फर्स्ट दिन का जो लेक्चर था ना, वो मेरे फ्यूचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो बिल्कुल भाई आपके लिए भी ये होने वाला है ना। चलिए, तो 11th क्लास के सिलेबस की मैं बात करूं तो इसमें टोटल 22 चैप्टर हैं। कितने पार्ट हैं टोटल? 22 चैप्टर। 11th क्लास में कितने हैं? 22 चैप्टर हैं। अब ये जो 22 चैप्टर है ना, इनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। दो भाग कौन से? एक तो बॉटनी वाला और एक जूलॉजी वाला, ठीक है। तो बॉटनी में जो है वो तो है टोटल 15 चैप्टर, 15 चैप्टर, ठीक है। हालांकि कंप्लीट बॉटनी के नहीं है, उनमें से कुछ जैसे एक दो एनिमल किंगडम, जो जंतुओं का वर्गीकरण, सारी आपको बात समझ में आ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है, यूं मान के चलिए अभी आप कि 15 चैप्टर तो हमने बॉटनी में रखे हुए हैं। हालांकि उनमें से कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बॉटनी से रिलेट नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन अभी हम मान के चल देते हैं कि हमने अपनी इस 11th क्लास की बुक, जिसमें टोटल कितने चैप्टर हैं? 22 चैप्टर हैं, उनको दो पार्टों में बांट रखा है। एक पार्ट जिसे हम बॉटनी कहते हैं, उसमें तो टोटल 15 चैप्टर, और जो हमारी सबसे मोर इंटरेस्टिंग जूलॉजी, उसमें है 7 चैप्टर, 7 चैप्टर, ठीक है। तो टोटल 22 चैप्टर आपके भाई 11th क्लास में, ठीक है। और यही मैं बात करूं अपने 12th क्लास की, तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी सिलेबस 12th क्लास में, एनसीईआरटी सिलेबस 12th क्लास में मात्र 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर, और वो भी बहुत छोटे छोटे। कहने का मतलब है जो सिलेबस है ना बायोलॉजी का, वो बिल्कुल भी बड़ा नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई। आप जब पढ़ते हुए चले जाएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि सर आप वास्तव में ही सही कह रहे थे कि बायोलॉजी तो वास्तव में बहुत सरल है, ये तो इंटरेस्टिंग ही बहुत है, ठीक है, बिल्कुल। तो भाई 11th क्लास में टोटल 22 चैप्टर हैं, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी, एक में 15 चैप्टर और एक में 7 चैप्टर, और 12th में है हमारे 16 चैप्टर। अच्छा, जो 12th क्लास है उसको हमने बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड नहीं किया है, इसमें सारी चीज़ें मिक्स चलेंगी, ठीक है। लेकिन 11th क्लास में हमने इसको बॉटनी जूलॉजी में डिवाइड किया है, ठीक है। तो 11th क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो ये 12th क्लास है, 12th क्लास जिसमें मात्र 16 चैप्टर है, इतनी सिंपल है ना। अब आप खुद देखो कि अभी हमको कितना दिन हुआ है, लगभग 1-1.5 महीना हुआ है 12th क्लास में, तो हम 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। 1-2 दिन और लगेगा तो उन बच्चों के 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। आप किसी भी बच्चे से जो आपके और पास है, जिसने बायोलॉजी ले रखी है, आप उनसे पूछना कि क्या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आया। कोई भी टॉपिक, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, मैं गारंटेड कहता हूं कि बायोलॉजी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जिसे मैं अच्छी तरीके से आपको नहीं बता सकूं और आपको याद नहीं हो। 100% हर टॉपिक सरल से सरल, कठिन, अरे कठिन तो है ही नहीं, सब की सब सरल हैं, सारे आपको समझ में आएंगे, एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक, ठीक है, आपको याद भी होंगे। किसी भी सीनियर से आप पूछ लेना जो अभी 12th क्लास में, और उनका सिलेबस अब होने ही वाला है, यूं मान के चलिए, ठीक है। और एक भी क्वेश्चन, क्यों, मैं आप विद प्रूफ, देखो मैं तो बिना प्रूफ के बात ही नहीं करता भाई। अब ये मत कहना सर आप पढ़ाना स्टार्ट करो, लिखाना भाई करेंगे, थोड़ी सी नॉलेज अभी जरूरी है ना, करेंगे। ये सिलेबस मुझे ही कराना है और अपने टाइम से ही करा देंगे, फुल डीपली नॉलेज हम लेके चलेंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए।
तो मैं आपको बता दूं कि मेरा क्या वो होता है कि मैं जैसे कोई भी चैप्टर करा देता हूँ चैप्टर, तो जब हम कोई चैप्टर करते हुए जाते हैं तो साथ साथ में हम जो नीट वाले क्वेश्चन है ना, नीट वाले क्वेश्चन, उनको मैं आपको बताता जाता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, ये क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, ठीक है। और चैप्टर होने के बाद, अब मेरा ये प्रोग्राम है आप सभी के लिए, कोई भी चैप्टर होने के बाद हम उस चैप्टर से आए हुए जो क्वेश्चन है या कौन कौन से क्वेश्चन उससे आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उन सब की प्रैक्टिस करेंगे। मतलब एक अलग से क्लास होगी जिसमें हम केवल नीट के बारे में ही बात करेंगे, मतलब फाउंडेशन जिसे आप बोलते हैं ना। तो आप उसके लिए चाहे तो एक अलग से कॉपी बना लेना भाई, बिल्कुल श्योर बना लेना। हम एक एक क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हुए चलेंगे, ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक अलग से आपको 2 कॉपी बना लेनी है बायोलॉजी की, एक तो वो नोटबुक जिसमें आप अपने नोट्स बनाएंगे, और एक वो नोटबुक जिसमें आप नीट की तैयारी करेंगे, बिल्कुल है ना, साथ साथ हम लेते हुए चलेंगे। कैसे? जैसे आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया, तो उस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद हम केवल उसी चैप्टर के एक तो लास्ट 10-12 साल में आए हुए क्वेश्चंस की बात करेंगे, और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है उन सभी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ऐसे अलग से क्लास होगी भाई आपकी, ठीक है। और बाकी जो और नए नए तरीका हैं वो भी हम अपनाते हुए जाएंगे ना। लेकिन आप 2 कॉपी बना लेना। 12th क्लास वालों के लिए भी हम यही करते हैं, उनके लिखाते नहीं तो नहीं है, लेकिन जो मैं उनको PDF डाल देता हूं कि भाई ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और उनको कई बार हम समझा भी देते हैं कि ऐसे ऐसे, है ना। लेकिन आपके लिए तो वो प्रॉपर तरीके से चलेगी, है ना। चलिए, तो ये आपको सिलेबस की बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, बहुत ही छोटा सा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सिलेबस है ना। 11th में टोटल 22 चैप्टर हैं और 12th में आपके 16 चैप्टर हैं। एम आई राइट और नॉट? ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अरे इसमें समझना क्या है, इसमें तो पता ही है आपको ना। चलिए भाई तो अब मैं आपको बता दूं, आपको दिख रहा है बोर्ड पे काफी बच्चे तो ऊपर देख रहे हैं कि सर आपने पता नहीं ये क्या लिख रखा है और आप इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना। नहीं, कुछ होते हैं ना, कोई बात नहीं, तो भाई आप उनकी भी बात हम मान लेते हैं और बात करते हैं अपने चैप्टर। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं जूलॉजी, जंतु विज्ञान। कौन सी विज्ञान? जंतु विज्ञान, यानी कि जूलॉजी हम अपनी 11th क्लास में सबसे पहले पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। और जब हमारी जूलॉजी कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम बॉटनी पे चलेंगे। हाँ, यदि स्कूल जल्दी खुल जाते हैं तो हम जूलॉजी को यहीं पर विराम देकर स्कूल में चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। जब ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएंगे ना, तब हम बॉटनी स्टार्ट कर देंगे और इसको फिर हम बाद में देखेंगे ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी जूलॉजी को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल, है ना, ज्ञान वाली और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो आप अब सुनिए, आप मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक है आपके पास, सुन लेना पहले मेरी बात, नोटबुक है ये आपके पास, तो आप क्या करेंगे, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, डबल पेन, कितने मैं आपको टाइम दूंगा, टेंशन मत लीजिए। हम बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे ना, एक प्रकार से क्लास वाला माहौल आपका होगा। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि हम ऑनलाइन ले रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल सर हमारे सामने, हम उनके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही लगेगा आपको ना, जैसे क्लास का माहौल होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही, है ना। और आपको भी वो माहौल बनाना है, मतलब इस नहाकर मतलब स्नान करके और आराम से आपको बैठना है, ईयरफोन वगैरह लगा के, और पूरा कंसंट्रेट अपने मोबाइल पर, है ना। मोबाइल पर मूवी नहीं देखनी है, अरे ये वीडियो देखनी है भाई, ठीक है, उन पर कंसंट्रेट करना है आपको। चलिए, तो बात कर, चलो अब आप लिखते हुए चलना भाई, है ना। एक एक चीज़ को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं भाई, ये है चैप्टर नंबर आपका 16, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए सर आप 16 पार्ट पे पहुंच गए, अरे भाई ये पार्ट हैं बायोलॉजी के। जो हमारा चैप्टर नंबर 16 है वहां से स्टार्ट है आपकी जूलॉजी। कौन? जूलॉजी, ठीक है। तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो आप पहले, सबसे पहले चैप्टर का नाम डालिए ऊपर, चैप्टर नंबर 16,
जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण। क्या नाम है? पाचन एवं अवशोषण। इसका इंग्लिश नाम देखिए, लिखते हुए चलिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। दिख तो रहा है आपको क्लियर, है ना? चैप्टर का नाम डाल लीजिए, डाल लिया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है भाई, ये पार्ट डाल लिया, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, चैप्टर का नाम डाल दिया। अब सुनिए, अब मैं आपको बता दूं, आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चैप्टर था। अरे ना, कौन सा चैप्टर बताइए मुझे, बोलो कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, जो शायद महीनों में जाके ख़त्म होता है ना? लगभग 1 महीना सा उस चैप्टर को लग जाता है भाई, है ना? चैप्टर नंबर 2 लग जाता है ना, बहुत बड़ा चैप्टर था आपका, और शायद वो आपकी 9th क्लास में भी 7वां या 8वें नंबर का चैप्टर है, मुझे याद तो नहीं है, लेकिन पहले मैंने बहुत समय पहले उसको देखा था, तब मुझे ऐसी धुंधली धुंधली याद है उसकी, है ना? तो 7वें 8वें नंबर का चैप्टर था एक तो आपकी 9th क्लास में, और 10th क्लास में था चैप्टर नंबर 2, है ना? याद है? तो जो चैप्टर आपने 10th क्लास में पढ़ा था ना 2, उसी चैप्टर को हम पूरी जूलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? मतलब जो ये 7 पार्ट है ना, 7 पार्ट, 7 जो पार्ट है ना, उनमें से एक चैप्टर ऐसा है जो कंकाल तंत्र मतलब हड्डियों वाला है, वो तुम्हारे 10th में नहीं है। नहीं, बाकी जितनी भी चैप्टर है ना पूरी जूलॉजी के 11th क्लास में, वो सब तुम 10th क्लास में पहले से ही पढ़ चुके हैं, लेकिन कम थ्योरी के साथ, मतलब छोटे छोटे टॉपिक आपने पढ़े हैं केवल। अब हम 11th क्लास में केवल उन्हीं टॉपिकों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो मैं तभी से आपसे कहता हूं कि आप जिस क्लास में हो आप उसी हिसाब से पढ़ा करें, ऐसा नहीं है। अब एक बात मुझे बताओ, यदि मैं आपको 12th क्लास में ही बीएससी एमएससी लेवल का पूरी थ्योरी लिखाऊं, तो भाई मुझे नहीं लगता वो आपके लिए सटीक है ना? नहीं, 11th क्लास में तो हम कहीं उससे ज़्यादा लिखेंगे, है ना? 11th क्लास में तो, ठीक है, समझ पा रहे हैं? फुल नॉलेज, फुल डीपली, जहां तक संभव होगा, जितना आपके लिए काम का है वो सारा कुछ हम लेके चलेंगे, है ना? बिल्कुल भी कोई इंपॉर्टेंट चीज या ऐसी कोई चीज रहेगी नहीं जो आपके आगे काम नहीं आए। ठीक है भाई, सारी चीज हम यहां पर लेते हुए चलेंगे। तो 10th क्लास में तो आपने इसको छोटे रूप में पढ़ा था, और अब हैं आप 12th क्लास में, तो अब आप इसको थोड़े बड़े रूप में पढ़ेंगे, थोड़े बड़े रूप में। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो पाचन एवं अवशोषण, अब जैसे आपने उसमें पाचन तंत्र पढ़ा था, श्वसन तंत्र पढ़ा था, परिसंचरण तंत्र पढ़ा था, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा था, जनन तंत्र पढ़ा था, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था, ग्रंथि वाला नहीं पढ़े थे क्या सभी? छोटे छोटे से टॉपिक थे ना, तो वही टॉपिक अब हम 11th क्लास में पूरी जूलॉजी पढ़ेंगे, और वो थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना अंतर है। ठीक है, तो आज आप यहाँ पे मतलब जब भी हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, इन चैप्टरों को देखेंगे, तो एक एक प्रक्रिया को आप जानेंगे कि आखिर ये कार्य कैसे होते हैं, एक एक चीज को आप जानेंगे। और डायग्राम, कुछ बच्चे तो डायग्राम से बहुत डरते हैं कि सर हमसे तो ये डायग्राम नहीं बनाए जाते। ये बेटाओ डायग्राम बनाने के तरीके हैं, सबकी ट्रिक है, आना चाहिए बस। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपके डायग्राम जो आपको 10th क्लास में बहुत टिपिकल लगते थे, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, मैं आपको बताऊंगा कितने सिंपल डायग्राम है वो। 1 मिनट लगती है किसी भी डायग्राम को बनाने में, मात्र 1 मिनट। ठीक है, सीखने में तो टाइम लगेगा, लेकिन एक बार सीखेंगे ना, मतलब सीखने में भी बहुत कम टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। एक बार मैं आपको बताऊंगा, एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे और हो गया डायग्राम कंप्लीट। ठीक है, चलिए
तो नोट्स मैंने बता दिया, 2 या 3 पेन यूज करना भाई, ब्लू ग्रीन और ब्लैक, ये 3 पेन आप यूज करना, कलरफुल मतलब होते हैं वो ऐसे नॉर्मल। तो आप नोट्स लिखना, जब भी मैं हेडिंग बोलूं तो आपको या तो ग्रीन पेन से या ब्लैक पेन से हेडिंग लगानी है ना, हेडिंग। और जब उसके बारे में लिखाऊं तो वो आपको ब्लू से लिखना ही है, और सारी बात मैं यहाँ पे बताते हुए चलूंगा। एम आई राइट और नॉट? तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की थ्योरी के पास, ठीक है, और शुरुआत करते हैं अपनी इस फर्स्ट स्टेप को, ठीक है। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारा ये चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है पाचन एवं अवशोषण, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब हालांकि आप इसके बारे में जानते हैं कि हम इसमें भोजन के पाचन के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी बेसिक नॉलेज इस चैप्टर के बारे में लेते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले आप एक हेडिंग लगाइए, पोषण। क्या हेडिंग है? पोषण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन। लिखिए, साथ साथ लिखते चलिए, है ना। पोषण, हेडिंग क्या लगेगी? सबसे पहले पोषण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इंग्लिश वर्ड है जिसको पोषण बोलते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूं भाई, जिन बच्चों को इंग्लिश नाम याद हो जाए बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं हो थोड़ी सी आप कोशिश करना, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इंग्लिश में ही लिखें, मतलब कुछ बच्चों को इंग्लिश मीनिंग लिखने में दिक्कत होती है, तो वो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं भाई, मतलब न्यूट्रिशन को ही हिंदी में। अब ये तो मीनिंग है तो न्यूट्रिशन, आप इसको चाहे तो ऐसे लिख लो, चाहे इसकी हिंदी लिख लो, हिंदी बना के न्यूट्रिशन लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो सुनिए, न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले बात करते हैं पोषण क्या चीज है। तो क्या है पोषण? देखिए, लिखते चलना साथ साथ में, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है, जिससे प्राप्त ऊर्जा। लिखते हो चलो साथ में, आपको टाइम दूंगा, टेंशन मत लीजिए। भोजन ग्रहण किया जाता है जिससे प्राप्त ऊर्जा का उपयोग शरीर की वृद्धि व अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। एक बार लिख लीजिए, फिर इसको मैं समझाऊंगा। ये तो हुआ पोषण की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट हम यही बात करते हैं भोजन, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में फूड। ये भोजन क्या है वो भी हम देख लेते हैं। तो सुनिए, आवश्यक पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो पदार्थ
ग्रहण किया जाता है उसे भोजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है पोषक तत्व। न्यूट्रिएंट्स जिसको बोलते हैं, पोषक तत्व है तीसरी हेडिंग, मतलब आपको क्रमांक नहीं डालना है। इसकी इंग्लिश है न्यूट्रिएंट्स, NUTRIENTS। भोजन में उपस्थित रासायनिक, भोजन में उपस्थित रासायनिक पदार्थ को पोषक तत्व कहते हैं। पोषक तत्व कहते हैं। दिख रहा है आपको यहां तक? प्रकार भी यही लिखा दूं फिर तो, है ना? पोषक तत्व कहते हैं। चलिए पहले आप इनको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे, पोषक तत्व के बारे में। पहले आप इनको नोट कीजिए फटाफट। कुछ नॉर्मल डेफिनेशन है, अपने चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ नॉर्मल सी डेफिनेशन है, वो हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं भाई। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। और कुछ बच्चे जो कई बार लिखते समय पीछे रह जाते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट ले लिया करें भाई। स्क्रीनशॉट भी एक बहुत अच्छा साधन है ना, उसके बाद में लिख लिया करें आप, या वीडियो को रिवर्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये डेफिनेशन हो गई भाई 3। तो सबसे पहले मैं इन डेफिनेशन को आपको समझा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? सुनिए भाई, देखो होता क्या है, होता क्या है सुनिए। जो हमारा चैप्टर है पाचन एवं अवशोषण, इसमें हमने करना क्या है कि जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, अब थोड़ा बहुत तो आप इसके बारे में जानते ही हैं, जो भोजन होता है ना, भोजन, उस भोजन को हम डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। अब कैसे पचाते हैं, ये पूरी प्रोसेस ही हमें इस चैप्टर में जाननी है भाई, ठीक है? तो कहने का मतलब है हम भोजन कब करते हैं? हम भोजन तब करते हैं जब हमें भूख लगती है, तभी तो करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम बिना भूख के ही खाते चले जा रहे हैं, है ना? हमारा कुछ टाइम होता है ना, टाइम होता है ना खाने का, कि भाई अब मुझे खाना खाने की आवश्यकता है, ऐसा होता है ना। तो मेरी एक बात सुनिए, हंगर, व्हाट इज हंगर? भूख क्या है? सबसे पहले तो यही समझो कि भूख होती क्या है। भूख के बारे में सुनिए, क्या होता है भूख? भूख हमें क्यों लगती है, इसका एक सिस्टम है। क्या सिस्टम है? कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका हैं, अब आपको पता ही है कि हमारा शरीर, मतलब कोई भी जो जीव होता है उसका शरीर बना होता है कोशिका से। तो कोशिकाएं अपना कार्य करती हैं, और उन्हीं कार्य से हम अपने जो, अरे भाई हम जैसे मैं बोल रहा हूं कि जय भाई मैं बोल रहा हूं, ये कार्य ही तो है बोलना। तो बोलने के लिए जो मेरी कोशिका हैं वो मुझे ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। कोशिका, क्योंकि आपने पढ़ा होगा एक शब्द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे आप ऊर्जा घर बोलते हैं ना। तो ये सारी बातें आपको यहां सीखने को मिलेंगी कि आखिर माइटोकॉन्ड्रिया कैसे ऊर्जा बनाता है। तो एक बात सुनिए, जब कोशिकाओं के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाए, मैं बता रहा हूं कि भूख क्यों लगती है। हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जब ऊर्जा की कमी हो जाती है, किसकी कमी हो जाती है? ऊर्जा की। अच्छा, ऊर्जा हमें प्राप्त होती है केवल भोजन से। किससे मिलती है ऊर्जा? में भोजन से मिलती है भाई, ठीक है? भोजन से। तो मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर की जो कोशिका हैं,
उनके अंदर ऊर्जा खत्म हो चुकी है। अब हम ये ऊर्जा खत्म कैसे होती है, देखो मैं, जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम थक जाते हैं ना, और हमें भूख लगती है ना, और कहते हैं ना भाई आज तू बहुत ज़्यादा काम करता है तो तुझे भूख भी ज़्यादा लगती है, होता है ना ऐसे। तो ये भूख और काम का रिलेशन क्या है मैं आपको बताऊं, सुनिए, कि जब भी हम कोई काम करते हैं ना तो हमारी बॉडी के अंदर की जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है, या कम हो जाती है, कंप्लीट समाप्त नहीं होती, कम हो जाती है। तो कोशिकाओं के अंदर जब ऊर्जा नष्ट हो जाती है तो कोशिकाओं की इच्छा होती है कि भाई अब हमें ऊर्जा चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? कोशिकाओं की इच्छा होती है कि अब हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। तो ये कोशिकाएं संदेश भेजती हैं भाई अपने मस्तिष्क के पास, हमारे ब्रेन के पास। ये सारी चीज हम आगे भी जानेंगे। तो मस्तिष्क के पास जब सूचना पहुंचती है कि भाई इन कोशिकाओं के पास तो एनर्जी खत्म हो गई, इनको तो भाई ऊर्जा चाहिए, इनको तो बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, धड़ाधड़ ऊर्जा चाहिए, है ना, ऐसा मस्तिष्क कहता है। तो जैसे ही मस्तिष्क के पास कोशिकाएं अपना संदेश भेजती हैं कि वी हैव नॉट एनर्जी, नाउ वी वांट मोर एनर्जी, मतलब अब हमारे पास, मेरे आका मस्तिष्क से बोलती है हमारे शरीर की कोशिका कि मेरे आका, मेरे प्रभु, अब मेरे पास एनर्जी नहीं है, कृपया करके आप हमें एनर्जी दीजिए, ऊर्जा दीजिए। ऐसा मस्तिष्क से बोलती हैं ये, ठीक है भाई। अब कौन से पार्ट को बोलती हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा अगले चैप्टरों में। हाइपोथैलेमस के पास जाता है, पर आप कुछ नहीं जानते होंगे हाइपोथैलेमस, और कुछ जानते होंगे, इसके बारे में अगले चैप्टरों में बात करेंगे ना। तो अब जैसे ही सूचना पहुंची कि भाई अब हमें तो क्या चाहिए, भाई हमें तो ऊर्जा चाहिए। अब मस्तिष्क कहता है यार तुझे ऊर्जा चाहिए, कोई बात नहीं, मैं करता हूं तेरी व्यवस्था। भाई उसे तो करना है, उसे तो पूरी बॉडी चलानी है ना। तो जैसे ही हमारे मन में, हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा खत्म हुई, तुरंत हमारे मन में विचार आता है कि भाई अब हमें कुछ खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भोजन से ही आपको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। भोजन से ही आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब ये कैसे मिलती है, ये भी एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आराम से पढ़ेंगे इसको, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो कहने का मतलब है भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है, भोजन से मिलती है ना ऊर्जा। अब जब आपके शरीर के अंदर ऊर्जा ही खत्म हो गई तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्या बोलो, पड़ेगी ना, श्योर पड़ेगी यार। अरे भाई आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा नहीं है, आपकी कोशिकाओं ने मस्तिष्क के पास एक संदेश भेजा कि भाई अब हमें ऊर्जा चाहिए। तो बस मस्तिष्क ये सोचता है कि भाई अब मुझे भोजन करना चाहिए, क्योंकि वो जो भोजन मैं करूँगा उसका फिर डाइजेशन होगा, उसका पाचन होगा, उसका फिर अवशोषण होगा, और फिर इन कोशिकाओं को ऊर्जा मिलेगी। एम आई राइट और नॉट? समझ में आया, नहीं आया? तो पता चल गया हमें भूख क्यों लगती है। हमें भूख इसलिए लगती है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा खत्म हो जाती है बस। अब जैसे मैं बोल रहा हूं ना तो ऊर्जा ही तो खत्म हो रही है। अब जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो हो सकता है मैं पानी पीऊं या कुछ भी ब्रेकफास्ट वगैरह करूं। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि बोलने से मेरी ऊर्जा लगातार खत्म होती जा रही है। अब जितनी ऊर्जा होगी तब तक तो मैं चलता रहूंगा, बोलता रहूंगा, काम करता रहूंगा, ठीक है। अब जैसे ही ऊर्जा खत्म हो जाएगी, मेरी कोशिकाएं मेरे मस्तिष्क से बोलेंगी, अरे भाई हमें ऊर्जा दे भाई, कितना काम लेगा हमसे। तो मस्तिष्क कैसे, ठहर यार कोई बात नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं करता हूँ तेरी व्यवस्था। तो बस मैं खुद सोच लूँगा यार अब मुझे कुछ ना कुछ खाना है। अब मस्तिष्क मेरे से ऐसे थोड़े बोलेगा यार रवि तू कुछ खाना खा ले, ऐसे थोड़े बोलेगा। बस मुझे एहसास हो जाएगा कि मेरा मस्तिष्क मुझसे क्या कह रहा है, ऐसे पता चल जाता है, ठीक है। पता चलता है ना, कहते हैं ना कि मन में सोच रहा है, तो भाई वो मन ही हमारा मस्तिष्क है, ठीक है, वो उसी से हम सोचते हैं ना। तो वो मुझे बता देगा कि भाई आपको अब खाना खाना है, तो मैं क्या करूँगा, तुरंत खाना खाऊंगा, और वो खाना है वो डाइजेस्ट होगा, उसका अवशोषण होगा, और तुरंत ऊर्जा मिल जाएगी, फिर आपको भूख लगेगी नहीं। अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्यों लगेगी अब आपको भूख? जब आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा की पूर्ति हो गई तो मस्तिष्क के पास दोबारा कोई संदेश जाएगा क्या? नहीं जाएगा।
तभी तो हम एक बार खाना खाते हैं, दोबारा नहीं खाया जाता कुछ देर बाद। मतलब अरे यार ऐसा तो नहीं है आपने 10 मिनट पहले खाना खाया और फिर खाना खाने बैठ गए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो ये सारा सिस्टम है भाई भूख के पीछे। तो भूख हमें तब लगती है जब हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा की हो जाती है कमी केवल। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं अब ऊर्जा मतलब जो हमें ऊर्जा लेनी है केवल, तो वहाँ एक प्रक्रिया है कुछ। सबसे पहले कहते हैं हम पोषण, न्यूट्रिशन क्या है। तो देखिए न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करने से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है उसका उपयोग हम किस में करेंगे, एक तो शरीर की वृद्धि में, और जितने भी कार्य हैं, देखो हमारी बॉडी जितने भी कार्य करती है ना, उन सभी कार्यों के लिए हमें क्या चाहिए होती है, ऊर्जा चाहिए होती है। और ऊर्जा मिलती किससे है, भोजन से मिलती है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को मतलब भोजन ग्रहण करना, उससे ऊर्जा बनाना और उस ऊर्जा का उपयोग भी कर लेना, इस संपूर्ण प्रक्रिया को आप कहते हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। ठीक है भाई। अब पोषण के आधार पर जैसे कुछ तो होते हैं हेल्दी और कुछ होते हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे हैं, कमजोर से होते हैं, ऐसे नहीं देखा, अरे ऐसे होते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, ऐसे नहीं होते क्या, अरे ना बिल्कुल कंकाल से होते हैं हंसो मत यार। ठीक है, कंकाल से होते हैं ना, तो क्यों होते हैं भाई, अरे उनके लिए पूरा भोजन नहीं मिल पाता। तो अगर भोजन नहीं मिल पाएगा तो कह सकते हैं कि आप इसके पास पूरा पोषण नहीं मिला। इसको पोषण, पालन पोषण नहीं कहते क्या, पालन पोषण। देखो पालन का मतलब होता है उसको खिलाना है ना, उसको प्यार करना है ना, ऐसे। और पोषण का मतलब उसको अच्छी अच्छी डाइट देना, भोजन देना। क्यों भोजन देना, ताकि उसकी बॉडी के अंदर ऊर्जा की पूर्ति रहे, और उस ऊर्जा का उपयोग हम किस में करते हैं, अपनी शरीर की वृद्धि के लिए करते हैं, और जितने भी हमारी बॉडी के कार्य होते हैं उन सभी के लिए करते हैं। अब यार जिसको भोजन प्रॉपर नहीं मिलेगा तो क्या उसकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ऊर्जा बनेगी। अब ऊर्जा नहीं बनेगी तो उसकी शरीर की ग्रोथ नहीं होगी, मतलब हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो हम पोषण किसको बोलेंगे, पोषण एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें हम भोजन ग्रहण करेंगे, उस भोजन को डाइजेस्ट करेंगे, उससे जो ऊर्जा बनेगी उस ऊर्जा का हम उपयोग भी कर लेंगे। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम जानेंगे पोषण के नाम से। ये सिंपल सा डेफिनेशन है भाई पोषण का। चलिए बात करते हैं कि आखिर तब से हम भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, तो व्हाट इज फूड, भोजन है क्या चीज। तो देखिए भाई क्या है भोजन, बहुत सिंपल है कि आवश्यक पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो भी पदार्थ आप ग्रहण करेंगे वही क्या कहलाएगा, भोजन कहलाएगा। भोजन का मतलब ये नहीं है कि आपने रोटी खा ली बस वही भोजन है। भाई भोजन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनीबॉडी भोजन है। कुछ भी आप खाओ वो सब भोजन है, एनीबॉडी, है ना, कुछ भी खाओ सब भोजन है, एक्सेप्ट मेडिसिन, दवाई, गोली दवाई, अरे वो भी न्यूट्रिशन में आता है भाई, वो भी भोजन में आता है। क्योंकि आजकल जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो तो गोली दवाई लेते हैं, है ना, उससे अपना भोजन पूर्ति कर लेते हैं। तो भाई यदि मैं आपसे पूछूं कि आखिर ये भोजन है क्या चीज़, देखो कितना सिंपल है, सुनिए भाई। पोषण का मतलब है जब हम भोजन करें उसका डाइजेशन करें, उससे ऊर्जा प्राप्त करें और उस ऊर्जा का उपयोग भी कर लें। तो जो ऊर्जा हमें प्रोवाइड कराते हैं ना वो पोषक तत्व कराते हैं। मतलब ऐसे कोई घटक जो हमें ऊर्जा प्रदान करें उन्हें हम पोषक तत्व बोल देंगे, या जो हमारे पोषण की पूर्ति करें उन्हें हम पोषक तत्व बोल देंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि आवश्यक पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो भी हम पदार्थ ग्रहण करेंगे हम उसे क्या बोलेंगे, भोजन। जैसे मान लीजिए आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा की कमी हो गई और ऊर्जा बनती है कार्बोहाइड्रेट से, ये सारी चीज मैं आपको बता दूंगा। तो कार्बोहाइड्रेट हो गया एक प्रकार का पोषक तत्व। अब उस कार्बोहाइड्रेट की आपकी बॉडी में कमी है ना, पोषक तत्व की कमी है, हो गई ना, तो उस पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे, कोई पदार्थ खाएंगे, चाहे वो रोटी हो सकती है,
चाहे वो आपकी चाउमीन बर्गर हो सकता है, चाहे वो आपके गोलगप्पे हो सकते हैं, एनीबडी कुछ भी हो सकता है, तो बस हम उसी को भोजन बोल देंगे। एम आई राइट और नोट? समझ में आया भोजन क्या है, फूड क्या है? बहुत सिंपल है कि शरीर में आवश्यक पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो हम पदार्थ ग्रहण करेंगे, ग्रहण का मतलब हाथ में लेने का नहीं है भाई, ग्रहण करने का मतलब होता है भोजन करने, खाने का, तो हम उसी को बोलते हैं भोजन। अब बात आती है कि आखिर ये पोषक तत्व क्या चीज है, फिर ये पोषक तत्व क्या है? तो सुनिए, पोषक तत्व किसको बोलते हैं? इंग्लिश में बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। देखो, न्यूट्रिशन मीन्स पोषण और न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व। तो क्या है डेफिनेशन सुनिए, कि भोजन में उपस्थित, मतलब आपने कोई भोजन किया और उस भोजन में उपस्थित कोई भी केमिकल पदार्थ हो, रसायन। देखो, रासायनिक पदार्थ आप किसको बोलते हैं? रासायनिक पदार्थ ऐसा नहीं है कि कोई मतलब बिलियन हो, रसायन हो, पानी पानी सा हो, है ना, पानी पानी। शायद आजकल ये गाना बहुत चल रहा है, कौन सा है मुझे ज़्यादा याद नहीं है, आपको मुझे पता होगा, लेटेस्ट सॉन्ग है, मैं पानी पानी हो गई, ऐसा कुछ सॉन्ग है, सुना है आपने, है ना? हाँ, कोई बात नहीं भाई, तो एंजॉय भी किया करो यार, गाने वाने भी कई बार सुन लिया करो, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है ना, बहुत सारे सॉन्ग सुनता हूँ, है ना, कोई बात नहीं। तो चलिए, पोषक तत्व क्या है? कि भोजन में उपस्थित, आपने कोई भोजन किया और उस भोजन में जो भी कोई केमिकल सब्सटेंस है, कोई भी रासायनिक पदार्थ है, देखो पदार्थ को इंग्लिश में बोलते हैं सब्सटेंस, सब्सटेंस। तो भोजन में कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो है, हम उसी को बोलते हैं पोषक तत्व। अब केमिकल सब्सटेंस क्या? जैसे आपने नाम सुना होगा कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का, ये नाम सुना है आपने, विटामिन, खनिज लवण, ये नाम आप 10th क्लास में सुन चुके हैं। तो ये सभी कैसे पदार्थ हैं? ये सब की सब रासायनिक पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इनमें होता है कार्बन, और कार्बन याद कीजिए, कार्बन रासायनिक विज्ञान में आता है, रसायन विज्ञान में कार्बन याद है आपको, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात हो गई कि हमारे भोजन में जो भी रासायनिक पदार्थ उपस्थित हैं, उन सभी को हम न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व कहते हैं। अब आप पोषक तत्व को अंडरलाइन करो, यहां भी पोषक तत्व को अंडरलाइन करो, ठीक है, ऐसे कर लिया करें भाई। क्लियर? तो ये तीनों डेफिनेशन आपको क्लियर समझ में आ गई कि भाई पोषण क्या है, भोजन क्या है और पोषक तत्व क्या है। एक बार फिर बता दूं, दोबारा सुनिए। सबसे पहले बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है। तो एक बहुत सिंपल है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन ग्रहण किया जाता है, उस भोजन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका हम शरीर के कार्यों के लिए उपयोग करते हैं, तो हम इसी प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब कोई आपसे पूछे कि भोजन क्या है, तो आप बोलेंगे कि आवश्यक पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो भी हम पदार्थ ग्रहण करेंगे, हम उसे बोलते हैं भोजन। अब इसका एक एग्जाम्पल मैंने दिया था कि आपकी बॉडी के अंदर ऊर्जा की कमी हो गई। अब ऊर्जा की पूर्ति करता है एक पदार्थ जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट की कमी ही तो पूरी करनी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए आप कोई चीज़ ग्रहण करते हैं। मैं तो एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कार्बोहाइड्रेट का, इसके अलावा बहुत सारे तत्वों की कमी हो जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए आपने मान लीजिए 2 रोटी खाई, तो जो 2 रोटी आप खा रहे हैं ना, क्यों खा रहे हैं रोटी बताओ? आप रोटी इसलिए खा रहे हैं ताकि आपके अंदर जो पोषक तत्व की कमी हुई है वो पूरी हो जाए, तो बस उसी को आप भोजन बोल देंगे। तो बहुत सिंपल है ना, कि पोषक तत्व की कमी को पूरा करने के लिए जो पदार्थ ग्रहण किया जाता है उसे हम कहते हैं भोजन। अब आप सोच रहे हैं सर ये पोषक तत्व क्या है, तो मैंने फिर इसकी परिभाषा बता दी कि आपके भोजन में जो भी रासायनिक पदार्थ हैं उन सभी को आप कहते हैं पोषक तत्व। एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, लवण, विटामिन, जल, ये सब की सब आपके क्या हैं? पोषक तत्व हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। अब एक परिभाषा सी और लिख लेते हैं, है ना, और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पाचन के बारे में, जो आपने 10th क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है।
उसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। तो देखिए भाई, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, साथ साथ लगाते हुए चलिए, पोषक तत्व के प्रकार। पोषक तत्व के प्रकार, तो लिखिए, साथ साथ लिखते हुए चलिए, पोषक तत्व, मात्रा व उपयोग के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, तो आप डायरेक्ट नंबर ए हेडिंग लगाएंगे, बृहत पोषक तत्व। क्या हेडिंग लगाएंगे आप? बृहत पोषक तत्व। साथ साथ लगाते हुए चलिए भाई, बृहत पोषक तत्व, इसका इंग्लिश है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। दिख तो रहा है, MACRO और न्यूट्रिएंट्स का आपको पता ही है, बृहत पोषक तत्व। तो देखिए, इनकी मात्रा अधिक होती है और ये ऊर्जा प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। बी, सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व लिखते हुए चलिए, साथ में आपको टाइम दे दूंगा। इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, तो लिख लिए, इनकी मात्रा कम व ऊर्जा प्रदान नहीं करते, लेकिन इनकी कमी से रोग हो जाते हैं। एग्जाम्पल है, विटामिन, खनिज लवण और जल। दोनों को एक बार नोट कीजिए भाई फटाफट, टाइम खूब हो गया आज यार, लंबी क्लास हो गई यार आज ना। आप परेशान तो नहीं हो गए ना? कोई बात नहीं है ना, आपको हैबिट पड़ जाएगी धीरे धीरे ना। आज वास्तव में बड़ी क्लास हो गई है ना, कोई बात नहीं। आज थोड़ा सा टाइम उसमें बताने में ले लिया था, लेकिन अब टाइम नहीं लगेगा। अब हम अपने सिलेबस से जुड़ चुके हैं, तो आराम से इसको करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ये लिख लिया आपने, बृहत पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। सुनिए, आपके भोजन में जो भी रासायनिक पदार्थ था, आप उसको क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अब हम बात करते हैं पोषक तत्व के प्रकार की। तो सुनिए,
मैंने क्या कहा कि पोषक तत्व एक तो अपनी मात्रा कि भोजन में वो कितनी मात्रा में है और क्या इसका उपयोग है, इस आधार पर हम पोषक तत्व को कितने भागों में बांट सकते हैं, 2 भागों में। तो देखो कैसे, एक है बृहत पोषक तत्व और एक है सूक्ष्म पोषक तत्व। तो हेडिंग से ही पता चल रहा है, बृहत माने बड़े रूप में और सूक्ष्म माने छोटे रूप में, यानी कि मात्रा के आधार पर। तो सुनिए, ऐसे पोषक तत्व जिनकी भोजन में मात्रा कैसी हो, ज़्यादा हो और उनका मेन काम क्या होता है, ऊर्जा प्रदान करना, शरीर में क्या प्रदान करना, ऊर्जा, तो हम उनको बोलते हैं बृहत पोषक तत्व। तो हमारे भोजन में 3 ऐसे पदार्थ हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, जो हमें क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ऐसे तत्वों को आप बोलेंगे बृहत पोषक तत्व। और वहीं मैं बात करूं सूक्ष्म पोषक तत्व की, तो सिंपल है कि इनकी मात्रा होती है कैसी, भोजन में कम, और ये हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करते। देखो, मेन ऊर्जा प्रदान करने का काम इनका है, तीनों का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो ऊर्जा तो प्रदान नहीं करते, लेकिन यदि हम उनको ग्रहण नहीं करें तो उनकी कमी से बहुत सारे रोग जरूर हो जाते हैं, है ना। तो बस उन्हीं को बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, जैसे विटामिन, खनिज लवण और जल। तो ये आपको विटामिन पढ़ी हैं आपने 10th क्लास में। तो देखिए, यदि आप विटामिन नहीं लेंगे तो आपको बहुत सारे रोग हो जाते हैं ना विटामिन की कमी से। और आपने खनिज लवण की भी टेबल पढ़ी है 10th क्लास में। तो कहने का मतलब है, ये ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी मात्रा तो होती है भोजन में कम, लेकिन इनको लेना बहुत आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि इनकी वजह से कुछ डिजीज हमारे अंदर हो जाती हैं। ठीक है भाई। तो ये थे हमारे पोषक तत्व के प्रकार। यदि मैं आपसे पूछूं कि बृहत पोषक तत्व क्या है, तो आप बोलेंगे सर बृहत पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी एक तो भोजन में मात्रा ज़्यादा हो और वो हमें ऊर्जा प्रदान करें। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। यदि मैं आपसे पूछूं कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या है, तो आप बोलेंगे सर सूक्ष्म पोषक तत्व वो हैं जिनकी मात्रा तो होती है भोजन में कम और वो हमें ऊर्जा भी प्रदान नहीं करते, लेकिन उनकी कमी यदि हो गई तो रोग और कर देते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं? तो ये भाई आज की बात रही और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये अपना समय दिया, मतलब आप रुके रहे तो बहुत अच्छी बात है। आप ऐसे ही पढ़ते हुए चलिए, आपको पूरी नॉलेज यहाँ पे मिलती हुई चलेगी। तो अभी तो आज हमने केवल बेसिक बात की है भाई, है ना। कल अब हम आज अपने सिलेबस से जुड़ चुके हैं, तो कल से हमारा सिलेबस अपने अच्छी पोजीशन पर चलता रहेगा, मतलब हमारी जो स्पीड है वो भी चलती रहेगी। अब मुझे कृपया करके एक बात और आप बता देना कि मेरी बोलने की जो स्पीड है, बोलने की स्पीड है और जो लिखाने की स्पीड है, ये आपके लिए सही है या नहीं है। समझ पा रहे हैं, है ना। मतलब आप समझ जाते हैं ना या लिख लेते हैं ना टाइम से। ऐसा तो नहीं है कि मैं कहीं जल्दी बोल रहा हूँ या जल्दी चल रहे हूँ। तो ये मुझे आप कमेंट करके बता देना कि जल्दी तो नहीं चल रहे ना। मेरा कहने का मतलब है लिखने में जल्दी तो नहीं कर रहे हैं। ये आप मुझे अपनी मतलब जो भी है रिव्यू है आपका वो दे देना। तो भाई आज का लेक्चर हम केवल यहीं पर, बाकी मिलते हैं कल। ओके बाय। इसको नोट कर लेना अच्छी तरीके से ना, और इन्हीं डेफिनेशन को आप पढ़ लेना भाई।